हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। पहले हम प्रीवियस क्लास के पॉइंट्स को कवर करेंगे, रिकॉल करेंगे एक बार। फिर हम स्टार्ट करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट। क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम। सो चलिए बिगिन करते हैं। पहले हम कुछ रिकॉल पॉइंट्स हैं प्रीवियस क्लास के, उन्हें देख लेते हैं, फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एटॉमिक मॉडल्स कवर किए थे, जैसे बोहर मॉडल हमने कवर किया था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एक बार प्रीवियस क्लास के पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हैं लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल में क्या है? फर्स्ट पॉइंट है बोहर मॉडल का, फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। मोर देन वन इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये मल्टी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर मॉडल। ओनली फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, जैसे हो गया हमारा जो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं, जो कैसी होती हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे हमारा हो गया He पॉजिटिव, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2। बट जैसे हीलियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बन जाएगा? He पॉजिटिव। तो अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो अभी ये किसकी तरह दिख रहा है? हाइड्रोजन की तरह। मतलब ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को एक्सप्लेन कर पाया था बोहर मॉडल, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। सेकेंड लिमिटेशन, कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व्ड इन द हाइड्रोजन एटम। जैसे कि हमारे जो बुक होती है उसके अंदर पेजेस होते हैं, तो जो बुक है वो तो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी, जो पेजेस हैं वो हमारे होगी फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या हो गई हमारी? फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस। बोहर एटॉमिक मॉडल फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वो फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस जैसे कैसे बन रही थी? जीमन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जीमन इफेक्ट क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड। एंड स्टार्क इफेक्ट में क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारी इन पॉइंट्स को बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में डी ब्रोगली प्रिंसिपल, जो कि इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने ये देख लिया था कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो भी मूविंग मटेरियल पार्टिकल है वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा, साथ में पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, लाइक ए वेव एट टाइम्स एंड लाइक ए पार्टिकल एट अदर टाइम्स। चाहे कोई भी पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, चेयर है, पेन है, ह्यूमन बॉडी है, एवरीथिंग वेव और पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। जिसमें वेव की वेवलेंथ गिवन है, क्या है? द वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। हमने डेरिवेशन भी की थी अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन, E इक्वल टू mc², और हमें पता है E इक्वल टू क्या होता है? h न्यू, और न्यू क्या होता है हमारा? c बाय लैम्डा। तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, जिसमें इस x को हमने इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा? mc² इक्वल टू hc बाय लैम्डा। अगर इक्वेशन 3 और 1 को कंपेयर करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाता है, जहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? mc इक्वल टू h लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा क्या आ जाता है? h बाय mc। ये तो हो गया फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर ट्रेवल कर रहा है कोई भी पार्टिकल। अगर कोई पार्टिकल वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल ना करके वो किसी नॉर्मल वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है या किसी अदर वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? v। तो h लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिसमें c आपको पता ही था, c क्या था हमारा? वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। लैम्डा इज द वेवलेंथ, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और m आपका मास होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए ये हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था। ये आप देख सकते हैं इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, आपको पता है लीनियर मोमेंटम p की वैल्यू होती है mv। अगर आप वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो लैम्डा क्या आ जाएगा? आपका h अपॉन p। मतलब लैम्डा इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोमेंटम, यहाँ पे लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, वेव की जो लेंथ होती है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता ही है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। p क्या होता है आपका? मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल।
ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब यहाँ पे वर्ड आ चुका है अनसर्टेनिटी, मतलब यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम। या तो आप पोजिशन बता सकते हैं एक्यूरेटली, या आप मोमेंटम बता सकते हैं ऑफ ए पार्टिकल विद अनलिमिटेड प्रिसीजन। द मोर प्रेसाइजली, अगर किसी एक प्रॉपर्टी को आप प्रेसाइजली बताएंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लेस प्रेसाइज। अगर आपने पोजीशन को, आप कह रहे हैं कि मैं पोजीशन को क्या बताना चाहता हूँ, प्रेसाइजली, सो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अगर ये मोर प्रेसाइज है तो आपकी जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, लेस प्रेसाइज। मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका, लेस प्रेसाइज। अगर आप मोमेंटम को मोर प्रेसाइज करते हैं तो पोजीशन क्या हो जाएगी, लेस प्रेसाइज। मतलब दोनों को एक साथ एक्यूरेटली एंड प्रेसाइजली बताना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, लेस प्रेसाइज। सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में एक फॉर्मूला आता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जहां से क्वेश्चन मिलता है हमें। सो फॉर्मूला है आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच बाय 4 पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। जो आपका डेल्टा एक्स है ये है आपका अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, जो आपका डेल्टा पी है ये आपका अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इसकी जो प्रोडक्ट रहेगा इन दोनों का वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा एच बाय 4 पाई के, इससे लेस देन नहीं रहेगा कभी। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। आप एक काम और कर सकते हैं कि जो एच कट होता है एक वैल्यू, एच कट उसको हम बोल देते हैं एच बाय 2 पाई। मतलब एच बाय 4 पाई को आप लिख सकते हैं एच कट बाय 2। मतलब इस इक्वेशन को आप दूसरी इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक दिस। इसको आप लिख सकते हैं एच बाय 4 पाई को एच कट बाय 2। सो एच कट क्या है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या था हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एच कट क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। इक्वेशन क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2, या फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे हम लेके जा सकते हैं। हमें पता है पी क्या होता है, एम बी, लीनियर मोमेंटम। अगर मैं डेल्टा पी की बात करूँ तो मास तो कांस्टेंट रहता है किसी भी पार्टिकल का, और वेलोसिटी डेल्टा वी लिख सकते हैं। इस वैल्यू को हम अगर इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। इस तरीके से हम इसको डेल्टा वी की टर्म्स में मिला सकते हैं। आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम, एच बाय 4 पाई एम। यहाँ पे आपको मैं बता ही चुका हूँ डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एच क्या है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके थ्रू हम फॉर्मूलेज, जिसके थ्रू हम क्वेश्चन में अप्लाई करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल पार्टिकल्स, ये अप्लाई तो हुआ सभी पार्टिकल्स के लिए, बट ऑब्जर्वेबल हुआ ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अप्लाई हम मैक्रो और माइक्रो दोनों पे कर सकते हैं। अप्लाई है आपका मैक्रो और माइक्रो दोनों के लिए, बट जो ऑब्जर्वेबल हुआ वो किसके लिए हुआ, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। It fundamentally limits the precision with which certain properties of particles can be known. It introduces a degree of randomness and probabilistic nature to the behavior of particles. So ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, जिसका फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई, और एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू आपको बताइए 3.14 आप पुट कर सकते हैं, 22/7। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम नंबर्स हम मेनली डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बताता हूँ, वेव इक्वेशन, दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दैट इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। चलिए देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, या आप कह सकते हैं ही कंसिडर्स इलेक्ट्रॉन्स एज वेव्स विद क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स, विद क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। इट मीन्स जो मैग्नीट्यूड है एनर्जी का इज प्री डिफाइंड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी इज प्री डिफाइंड। सेकेंड पॉइंट में आप ये कह सकते हैं जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है हमारी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ए वैलिड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन या वेव इक्वेशन विच हैज बीन ड्राइव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको शो करने जा रहा हूँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन ए सिंपल फॉर्म। ठीक है,
जो हमारी क्वांटाइज एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो वैलिड सॉल्यूशन है किसका, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। तो मैं आपको एक सिंपल फॉर्म शो करता हूं किसकी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सिंपल, एच साई इज इक्वल टू ई साई, एच साई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ पे एच क्या है, एच इज एन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, इट इज ए मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसका नाम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्या है ये, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये डिस्क्राइब करेगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या डिस्क्राइब करेगा, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एक्स वाई और जेड एक्सिस में, राइट। ई क्या डिस्क्राइब करेगा, ई इज आइजन वैल्यू। जब हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं साई पे, साई एक आइजन फंक्शन है, तो हमें क्या मिलता है, ई इज आइजन वैल्यू, ई इज आइगन वैल्यू। ई क्या हमारा, आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी। ये हमारी एच साई इज इक्वल टू ई साई, सिंपल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम साई और साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस। एक होता है साई, और अगर हम स्क्वायर कर दें स्क्वायर ऑफ साई तो हमें क्या मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी। किसकी प्रोबेबिलिटी, अभी मैं बताता हूं आपको। सो व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, चलिए समझते हैं ध्यान से। साई इज ए वेव फंक्शन दैट डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। क्या डिफाइन करता है, इलेक्ट्रॉन की जो वेव है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बट इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसका क्या नहीं है, कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। बिकॉज साई स्क्वायर क्या है, ऑल्सो नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो एक्सप्रेस करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन एन एटम। किसी भी एटम में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर जीरो है, कहाँ पर मिनिमम है, कहाँ पर नहीं है, वो हमें कौन बताएगा, साई स्क्वायर। कौन बताएगा, साई स्क्वायर, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो अभी आगे दो वर्ड आएंगे, एक नोड आएगा, एक ऑर्बिटल आएगा, तो मैं वो भी आपको डिफाइन करूंगा बहुत अच्छे एग्जांपल से, ध्यान से समझिएगा। साई स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपको पता है अगर नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आना, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आना, पॉजिटिव। मतलब किसी का स्क्वायर आप देख सकते हो ना, साई का स्क्वायर, साई हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, बट साई का स्क्वायर ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। साई का स्क्वायर ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। सो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी डिस्कस करेंगे। तो साई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव वाइल साई कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये था आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, जिसमें आप देख सकते हैं वेरिएशन ऑफ साई स्क्वायर इन स्पेस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्या, चार्ज क्लाउड डायग्राम। कौन सा डायग्राम, चार्ज क्लाउड डायग्राम, विच गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन। तो मैंने आपको साई स्क्वायर के बारे में क्या बताया, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मैक्सिमम में मिलेगा या मिनिमम में मिलेगा, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है, वो क्या है आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो ये आपका हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बाउंड्री सरफेस डायग्राम। बाउंड्री सरफेस डायग्राम विच डिफाइंस द शेप ऑफ द वेरियस ऑर्बिटल्स। बाउंड्री सरफेस डायग्राम हम 1s 2s 2px 2py 2pz एटसेट्रा 4p 3s 3d इन सभी के बाउंड्री सरफेस डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। द ऑर्बिटल वेव फंक्शन जो कि साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज मीनिंगलेस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्या है हमारा, मीनिंगलेस। इट डिस्क्राइब ए मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इनकी शेप्स, जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स की जो शेप रहेंगी वो डिफरेंट रहेंगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमें ड्रॉ करने जैसे रेडियल ग्राफ, क्या ड्रॉ करने में, रेडियल ग्राफ, ठीक है। रेडियल ग्राफ में आप तीन तरह के ग्राफ्स ड्रॉ कर सकते हैं मेजरली, लाइक यू कैन सी हियर। एक आप ड्रॉ कर सकते हैं साई और आर का, एंड आपको एक बुक में, एनसीईआरटी बुक में मिलेगा आर और आर का, ठीक है। सो और आप ड्रॉ कर सकते हैं आर स्क्वायर और आर का, ठीक है। और आप ड्रॉ कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर वर्सेस आर का, ठीक है। ये आप बाउंड्री सरफेस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। आर स्क्वायर वर्सेस आर वाले का नाम क्या होगा, दैट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी,
रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और 4 पाई आर स्क्वेयर डी आर स्क्वेयर आर वर्सेस आर, इसका नाम होगा आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब ग्राफ की मतलब से बात करते हैं। फोर ग्राफ समझिएगा ध्यान से। फोर ग्राफ हमें जो भी है हमारा, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो वो किस फॉर्म में मूव करेगा, वेव की फॉर्म में, राइट। तो जो ग्राफ है, जो साई रहेगा, ठीक है, वो क्या रहेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जो साई रहेगा वो क्या हो सकता है, जैसे पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बट मैंने आपको बताया था जो साई स्क्वायर है वो हमेशा क्या रहेगा, ओनली पॉजिटिव। ओनली कैसा रहेगा, पॉजिटिव। मतलब अगर आप साई स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा कैसे चलेगा, ऊपर की तरफ इस टाइप से, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर मुझे लेंथ ऑफ द ग्राफ पता लगाना है, लेंथ ऑफ द ग्राफ क्या रहेगा, कितनी पीक्स आएंगी, वो कैसे बताएंगे, देखिए ध्यान से। लेंथ ऑफ द ग्राफ, लेंथ ऑफ द ग्राफ हमेशा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रेडियल नोड्स पे। किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। मैं आपसे नोड्स डिस्कस करूंगा, पहले एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, ठीक है। तो जो हमारे ग्राफ्स हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा इनिशियल पॉइंट, फिर ये टच किया यहाँ पे, फिर ऊपर की तरफ गए, ये थोड़ा सा पीक में बनाना है, ठीक है, ये गए हम ऊपर की तरफ, फिर ये टच किया, फिर गए ऊपर की तरफ। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इनिशियल और ये फाइनल, ये दो काउंट नहीं करने हैं, ठीक है। नोड में आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो ये जो हैं ये हमारे दो नोड होंगे। कितने नोड होंगे यहाँ पे, 2 नोड्स, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, वो आपको माइंड में रखने हमेशा कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते टाइम। जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, साई की वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव और नेगेटिव। साई स्क्वायर हमेशा रहेगा ओनली पॉजिटिव, हमेशा रहेगा ओनली पॉजिटिव। लेंथ हमें बतानी है अकॉर्डिंग टू, लेंथ ऑफ द ग्राफ अकॉर्डिंग टू रेडियल नोड, जिसके लिए मैं लिख देता हूँ RN, अकॉर्डिंग टू रेडियल नोड। जो 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर का जो ग्राफ रहेगा वर्सेस आर वाला, वर्सेस आर क्या है यहाँ पे, स्मॉल आर डिस्टेंस, स्मॉल आर क्या है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर वर्सेस आर का जो ग्राफ रहेगा, ये सारे ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होंगे, ठीक है। ऑल ग्राफ्स स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट फ्रॉम 0,0 मतलब ओरिजिन। जो साई या फिर साई स्क्वायर का एस ऑर्बिटल के लिए जो ग्राफ रहेगा, एस के लिए 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया, नॉट 2p, एस के लिए 1s 2s 3s 4s, वो हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम से स्टार्ट, ठीक है, मैक्सिमम। अगर मैं कहूँ पी और डी, पी डी एफ, इनके लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, ये पी डी एफ क्या है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनके लिए हमें स्टार्ट करना है मिनिमम से। कहाँ से स्टार्ट करना है, मिनिमम से। जो साई और साई स्क्वायर रहेंगे, ठीक है, उनके केस में जो ग्राफ्स की जो पीक्स रहेंगी, पीक्स रहेंगे वो क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। जो ग्राफ्स की पीक रहेंगी वो क्या होंगी, डिक्रीज। बट अगर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर का हम ग्राफ चेक करें तो इसकी पीक्स क्या होंगी, इंक्रीज। क्या होंगी, इंक्रीज। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बाद मैं आपसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। पहले आप कुछ ग्राफ देख लेते हैं। जैसे आपने ग्राफ देखा साई वर्सेस आर का 1s के लिए, तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी s के ग्राफ होंगे, जो भी s ऑर्बिटल के ग्राफ होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, मैक्सिमम से। अभी नोड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारा रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस l माइनस 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1s के लिए n की वैल्यू बताऊँ तो वो 1, और s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू निकालूं n माइनस l माइनस 1 की, इन वैल्यूज को पुट करके तो कितनी आएगी, 0। मतलब यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ और फाइनल यहाँ पे गया। फाइनल और इनिशियल वैल्यू आपको काउंट नहीं करनी होती, वो आपको बताइए। इन ग्राफ्स को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वांटम नंबर्स फिर से मैं दोबारा से डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए,
सो क्वांटम नंबर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। सो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर को कैसे समझ सकते हैं? किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस आप समझ सकते हैं। जैसे हमारा होता है ना एड्रेस, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक तरह से पोस्टल एड्रेस क्या है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस शेल में है, किस सब शेल में है, क्या वर्ड है, शेल सब शेल क्या है, ये किस, ठीक है, कौन से ऑर्बिटल में है, कैसी स्पिन है उसकी, प्लस हाफ है माइनस हाफ है, किस तरीके से घूम रहा है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वो सारी चीजें डिस्क्राइब करता है क्वांटम नंबर्स किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो मतलब जैसे हमारा पोस्टल एड्रेस होता है, एक पिन कोड होता है, एक स्टेट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई विलेज है या सिटी है, ठीक है, वो फिर हाउस नंबर है, तो इस फिर गली नंबर है, जो भी बातें हैं वो सारी चीजें पोस्टल एड्रेस, उसी तरीके से क्वांटम नंबर्स होते हैं। बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल होता है एन, जो आप लोअर ग्रेड्स में भी थोड़ा पढ़ चुके हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसका सिंबल होता है स्मॉल एल, प्रिंसिपल का होता है स्मॉल एन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल होता है स्मॉल एम, या फिर आप इसे बोल सकते हैं एम एल। स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ क्वांटम नंबर एस से डिनोट कर सकते हैं, या फिर आप डिनोट कर सकते हैं एम एस से, ठीक है। ये क्या क्या डिटरमाइन करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एनर्जी लेवल। ये क्या बताता है? एनर्जी लेवल, मतलब मेन शेल के बारे में बताता है। क्या बताता है? मेन शेल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, ये जैसे आपको बैग हो गया, ये बैग के बारे में बताएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन इट्स शेप, ठीक है, मतलब ये किसके बारे में बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल्स के बारे में। किसके बारे में बताता है? सब शेल्स के बारे में। ये जैसे बैग के अंदर क्या है? नोटबुक्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली बताएगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब बैग में नोटबुक्स तो हैं पर कितनी हैं, राइट। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा? बैग में नोटबुक्स हैं और कितनी हैं और कितने वर्ड हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताएगा कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उल्टे हैं या सीधे हैं। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताएगा उसकी स्पिन। स्पिन 2 टाइप की होगी, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन कितनी टाइप की होगी? 2 टाइप्स की, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटेल में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मैंने आपको डिनोशन सिंबल दिया स्मॉल एन। ये बेसिकली बताता है साइज एंड टू लार्ज एक्सटेंट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन करता है? साइज क्या है किसी भी शेल, कितनी बड़ी है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है। और ये क्या आइडेंटिफाई करेगा? शेल, ठीक है, कौन सी शेल है हमारी? फर्स्ट एनर्जी शेल है, सेकंड एनर्जी शेल है, थर्ड एनर्जी शेल है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो फर्स्ट सर्कल होता है उसे हम फर्स्ट एनर्जी शेल बोलते हैं, राइट, लोअर ग्रेड्स में बात करें तो। और ये सेकंड हो गया, इस टाइप से। विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल इंक्रीजेस। ये ध्यान रखना, जो इसके अंदर ऑर्बिटल्स होंगे ना, ऑर्बिटल्स का मतलब है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन होती है मैक्सिमम। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती है? मैक्सिमम। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होता है? साइज स्क्वायर। मतलब जहाँ पे साइज स्क्वायर क्या होता है? मैक्सिमम, उसे कहते हैं हम ऑर्बिटल। और एक वर्ड आएगा नोड, जहाँ पे साइज स्क्वायर क्या होता है? मिनिमम, राइट, मिनिमम, उसे क्या कहते हैं हम? नोड। तो जो हमारा स्मॉल एन है वो इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्बिट, लाइक KLMNOP। जहाँ पे आपको पता ही है कि KLMN को हम लोअर ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं, जिसके लिए स्मॉल एन की वैल्यू हो सकती है K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4 एंड सो ऑन लाइक दिस, ठीक है। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी। नेक्स्ट आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। स्मॉल एल की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0 से लेके n-n1 तक। मतलब स्मॉल एल की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मेन शेल, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या दिखाता है? इट डिफाइंस द 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमें क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। 3D में किसी भी ऑर्बिटल की शेप कैसी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 3D में किस टाइप से है। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, L कैन हैव n वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to n-1, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। इट टेल्स अस अबाउट द शेप्स ऑफ सबशेल्स। सबशेल्स क्या है हमारी, देख लेते हैं। सपोज करिए मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ एक बात। मान लीजिए L की वैल्यू क्या है? 0। तो इसके लिए जो सबशेल होगी उसे बोलेंगे हम S, स्मॉल s। L की वैल्यू क्या है? 1, तो उसके लिए जो सबशेल होगी वो होगी P। सिमिलरली 2 के लिए हो जाएगा D। L की वैल्यू अगर 3 है तो क्या बोलेंगे हम? G। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। L की वैल्यू 4 है तो SPDF, ठीक है, F। 4 के लिए G, फिर L के लिए 5 है तो H,
इस टाइप से ये चलता रहेगा, ठीक है। एल के लिए 0 है तो एस, 1 के लिए पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ एंड 4 के लिए जी, 5 के लिए एच। इस टाइप से आपको लर्न रखनी है। 0 से स्टार्ट हो जाएगी एल की वैल्यू, क्योंकि बिकॉज एल की वैल्यू डिपेंड करती है 0 से n-1। अगर मान लो n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? 0। मतलब l 0 पॉसिबल है बट n 0 पॉसिबल नहीं है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। शेप्स, जैसे अभी मैंने आपको डिस्कस किया एस, पी, डी और एफ। तो एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? एस ऑर्बिटल की शेप होती है आपकी किस टाइप की? एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल शेप। एस मतलब स्फेरिकल, ठीक है। पी ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। 3 क्यों होते हैं वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा, वो हमें बता देगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में ml, ठीक है। पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। ये पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया। डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगा। जैसे ये हो गया हमारा कौन सा ऑर्बिटल? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा हो गया? जैसे डी एक्स वाई। ये हो गया हमारा डी एक्स जेड, ये हमारा हो गया डी वाई जेड, ये हमारा हो गया डी जेड स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये हमारे हो गए शेप्स। थर्ड क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वांटम नंबर दैट इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या सिंपली बोल सकते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से या फिर एम एल से, ठीक है। The magnetic quantum number was given by G-man and is represented by the letter ml। समझिए ध्यान से, G-man क्या कहता था? G-man इफेक्ट में क्या था? Splitting of spectral lines under the influence of magnetic field। कौन सी फील्ड? Under the influence of magnetic field। It defines the number of orbitals and their orientation in an electron cell, ठीक है। Number of orbitals कितने हैं? जैसे S में 1 ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है, D में 5 ऑर्बिटल्स है, F में 7 ऑर्बिटल्स है। कैसे पता लगा? ये हमें बताया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने, मतलब ml ने। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे n की वैल्यू तो डिपेंड करती है l पे, तो l की वैल्यू डिपेंड करती है ml पे। कैसे डिपेंड करेगी? समझिए ध्यान से। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब l की वैल्यू के लिए ये इसकी वैल्यू रहेगी -l से +l। मतलब l की वैल्यू कुछ भी हो तो ml की वैल्यू क्या रहेगी? वो रहेगी -l 0 +l। इस रेंज में वो वेरी करेगी। जैसे कि सपोज करते हैं, मैंने अभी आपको बताया L की वैल्यू 0 तो S सब शेल, L की वैल्यू 1 तो P सब शेल। अगर L की वैल्यू 0 तो S सब शेल, तो ML की वैल्यू कितनी होगी आपकी? ML की वैल्यू जो जनरल होती है वो मैं बता देता हूँ, वो होती है -L से लेके 0 से लेके +L तक, ठीक है। और अगर L 0 है तो टोटली क्या आया? 0। मतलब कितने, और जितनी वैल्यूज उतने ऑर्बिटल। समझिए ध्यान से, जितनी वैल्यूज उतने ऑर्बिटल्स। तो कितने ऑर्बिटल्स आए यहाँ पे? यहाँ पे आए ओनली 1 ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताएगा यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ML। ML की कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर एक वैल्यू तो एक ऑर्बिटल, 2 वैल्यू तो 2 ऑर्बिटल, 3 वैल्यू तो 3 ऑर्बिटल, 4 वैल्यू तो 4 ऑर्बिटल, 5 वैल्यू तो 5 ऑर्बिटल। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अगर L की वैल्यू 1 है तो ML की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, जरा समझिए ध्यान से। अगर L की वैल्यू 1 है तो पुट करते हैं, L की वैल्यू 1 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर +1 होगी। मतलब 3 वैल्यूज आर पॉसिबल। एक तो -1 पॉसिबल है, एक 0 पॉसिबल है, एक +1 पॉसिबल है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो ध्यान से आपको नोट डाउन करते रहना है। सो कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हो सकते हैं P के लिए? 3 ऑर्बिटल्स, जो कि मैंने आपको बताया भी था। कौन कौन से? Px पॉसिबल हो सकता है, Py पॉसिबल हो सकता है और Pz पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। S में ओनली 1 ऑर्बिटल है, जो कि है हमारा s ऑर्बिटल। अगर L की वैल्यू 2 हो जाती है तो हमारा SP के बाद क्या आता है? D। और D के लिए ML की वैल्यू कितनी पॉसिबल है? अब तो आपको क्लियर आइडिया होगा। अगर मैं -L की जगह -2 रख दूँ तो फिर कहाँ आएंगे? -1, फिर कहाँ जाएंगे? 0, फिर मैक्सिमम +1 और +2 तक ही जा सकते हैं हम, ठीक है। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो गई? ये वैल्यूज हो गई आपकी -2, -1, 0, फिर +1, फिर +2। मतलब टोटल 5 ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर D। मतलब कौन कौन से आप लिख लीजिए। dxy है, dyz है, dxz है, और आपका है dx² माइनस वाई स्क्वायर, और आपका है dz², और आपका क्या है? dz²। तो ये 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। इस बात को और जनरलाइज करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपने क्या देखा कि L की वैल्यू अगर 0 है तो हमारी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने क्या बताया, अगर L की वैल्यू हमारी क्या है? 0। अगर L की वैल्यू हमारी क्या है? 0, तो ML की वैल्यू
एल की वैल्यू 0 तो उसको बोलेंगे एस ऑर्बिटल और एम एल की वैल्यू 0, ठीक है। मतलब आपने क्या देखा, एल की वैल्यू 0 के लिए ओनली 1 ऑर्बिटल आ रहा है। अगर एल की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 3, पी के लिए 3 ऑर्बिटल्स। अगर एल की वैल्यू 2 है तो कितनी वैल्यूज आएंगी, 5। अगर एल की वैल्यू 3 है तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 7। अगर एल की वैल्यू 4 है तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 9। कैसे आ जाएंगी, समझ लीजिए। एल की वैल्यू अगर 5 है तो कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 11। देख लीजिए एल की जो वैल्यू, तो ये एम एल की वैल्यूज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एल की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग एम एल की वैल्यूज आती हैं। तो एम एल की वैल्यू वेरी करती है माइनस एल से लेके 0 और 0 से लेके प्लस एल। तो अगर मैं कह रहा हूँ एल की वैल्यू 5 है, जरा पुट करिए एल की वैल्यू 5, तो -5 हो सकता है, -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है। उसके बाद जी 0 हो सकता है, 0 के बाद +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, +5 हो सकता है। जरा काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आपने क्या देखा, यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है। जरा ध्यान से नोट करिएगा। जनरल फॉर्मूला ये है कि अगर मैं एल की वैल्यू मुझे पता है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने के लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। सिंपल। अगर मान लो एल की वैल्यू मैं कह रहा हूँ 3, तो मुझे बताइए कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो 2 × 3 + 1 टोटल उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। ये आ गया एफ। एल की वैल्यू तो भाई ये तो हो गया एस ऑर्बिटल, ये हो गया पी ऑर्बिटल, ये हो गया पी सब शेल, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल, एफ सब शेल, जी सब शेल। इस टाइप से आपका चलता रहेगा, एच सब शेल, ठीक है, जी के बाद एच एंड सो ऑन। सो इस टाइप से आप इन फॉर्मूलेज को लर्न कर सकते हैं। तो 2l+1 एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये बताएगा आपको, क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो एम एल हमारा क्लियर हो गया। अभी एम एस एकदम सिंपल पॉइंट है। एम एस क्या कहता है कि स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये दो टाइप से हो सकता है, या तो प्लस या माइनस। कौन सा प्लस कौन सा माइनस, +½ और -½ देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ एस, या फिर आप कह सकते हैं एम एस, ठीक है, विच आर गिवन एज +½ और -½ +½ हम बोल देते हैं जनरली क्लॉकवाइज के लिए, +½ किसके लिए बोल देते हैं, क्लॉकवाइज, और -½ हम बोल देते हैं एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। -½ किसके लिए बोल देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। द स्पिन में भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। द वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम डिटरमाइंस वेदर द एटम कैन प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड और नॉट, वेदर द क्या एटम कैन प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड और नॉट। ये हमारा हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। सो 4 जो क्वांटम नंबर हैं ये हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली उस इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस क्या रहेगा। जैसे कि क्वेश्चंस देख लेते हैं इन 4 क्वांटम नंबर के बेसिस पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, मैं आपको कुछ सिंपल सी बातें बता देता हूँ पहले। मान लीजिए आपके एन की वैल्यू है 4, तो एल की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो हो सकता है 0, एल की पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 1, क्योंकि एल की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेके n-1, ठीक है। तो एल की पॉसिबल वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और क्या हो सकती है, 3 हो सकती है। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम एल क्या पॉसिबल है, एम एल की वैल्यू जो वेरी करती है वो वेरी करती है -L से लेके 0 से लेके +L तक। तो ए की वैल्यू पॉसिबल है जो कि 0, मतलब कितनी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पॉसिबल है ओनली 1। अगर आपकी एल की वैल्यू 1 है तो मतलब इसको बोलते हैं हम एस सब शेल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम एस सब शेल, ठीक है। और एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं, एक ही ऑर्बिटल है जिसको हम बोल देंगे एस ऑर्बिटल, ठीक है। ये हमारी हो गए एस सब शेल। इसी टाइप से ये वाली हमारी होगी पी सब शेल, ये होगी हमारी डी सब शेल, ये होगी हमारी एफ सब शेल। समझिए एल की वैल्यू 1 है तो एम एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, सिंपल आप ये भी लगा सकते हैं 2l+1, तो 2 × 1, 2 × 1+1, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, जो एम एल की वैल्यू है उसके लिए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ 2l+1, ये नोट डाउन कर लीजिए। सो 2 × 1+1 मतलब 3 वैल्यूज पॉसिबल है। आपको पता ही है px होता है, py होता है और pz होता है, और क्या होता है pz, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आ जाता है अगर एल की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 2 है तो इसके लिए 5 वैल्यूज पॉसिबल है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे कितने 3 और यहाँ पे कितने हैं 5 में मैंने अभी बताया था ये इंपॉर्टेंट है, dxy, dyz, dxz,
एंड उसके बाद आप ले सकते हैं डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं एल की 3 वैल्यू के लिए बात करूं तो यहाँ पर एम एल की वैल्यू पॉसिबल है, जैसे यहाँ पे एम एल की वैल्यू पॉसिबल थी 5, तो यहाँ पे एम एल की वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगे 2l+1 मतलब 2 इंटू 3+1 मतलब 7 ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी ध्यान से समझिए, एक ऑर्बिटल को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये सिंगल ऑर्बिटल है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 ऑर्बिटल शो करने हैं तो पी की, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं 3 बॉक्स। तो ये हो गया मान लो पी एक्स, ये हो गया पी वाई और ये हो गया पी जेड। इस टाइप से आप शो कर सकते हैं। मतलब डी के शो करने हैं तो 5 बॉक्सेस, 1 2 इक्वल, ये डीजेनरेट होते हैं अभी डी के ऑर्बिटल्स, ठीक है, स्प्लिटिंग वगैरह नहीं हुई है। और इक्वल जो इनका साइज है ना बॉक्स का वो भी इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ड्रॉ करते टाइम थोड़ा बहुत कोई अनइक्वल हो जाता है तो अनइक्वल भी हो सकते हैं, नहीं, ये साइज जो रहेगा वो इक्वल साइज के रहेंगे। सो 1 2 3 एंड 4 एंड 5, तो ये आपके डी ऑर्बिटल्स हो गए। कौन से ऑर्बिटल्स हैं ये? डी ऑर्बिटल्स। किस शेल के? ये है किसी भी सेल के हो सकते हैं डी, ठीक है, बट किस सेल के लिए नहीं होंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। जैसे क्या 1D पॉसिबल है? अगर क्वेश्चन आ जाए क्या 1D पॉसिबल है, तो n की वैल्यू कितनी 1 और d का मतलब l की वैल्यू कितनी, जरा बताइए। l की वैल्यू अगर 0 है तो हमारा s, अगर 1 है तो p, 2 है तो d, मतलब l की वैल्यू कितनी 2, और l की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 0 to n-1, मतलब जो l की वैल्यू रहेगी वो हमेशा n से कम रहेगी। बट यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू कम है l से, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या 1D पॉसिबल है? नहीं है। क्या 1p पॉसिबल है? क्या 1p पॉसिबल है? l की वैल्यू जरा बताइए 1, n की वैल्यू कितनी 1, क्या n l के इक्वल हो सकता है? नहीं। बस तो इस तरीके से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या ये ऑर्बिटल पॉसिबल है या नहीं। उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताते हो, जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा इस टाइप से, आप इनको ऐसे भी शो कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है, आप इनको ऐसे भी शो कर सकते हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। चलिए ये तो सिंपल प्रेजेंटेशन हो गई। मोस्टली आपको ये बॉक्स टाइप में मिलेगा या फिर सर्कल टाइप में मिलेगा, ठीक है, आप किसी भी वे में शो कर सकते हैं, ओके। अच्छा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन, मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे होगा, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस टाइप से। तो मतलब अगर एक ऑर्बिटल है तो उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 3 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर हमारे 5 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने आ सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे 7 ऑर्बिटल्स हो तो मैक्सिमम आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से क्या पता लगा कि हमारी जो वैल्यू है, अगर मुझे L वैल्यू पता लग जाती है, अगर मुझे L वैल्यू पता लग जाती है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, क्या निकाल सकता हूँ? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो कि रहती है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो कि रहती है 2l+1। और अगर L वैल्यू पता लग जाती है तो मैं निकाल सकता हूँ उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उस पर्टिकुलर L वैल्यू के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो आ जाएंगे आपके 2 इंटू 2l+1। जितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इंटू 2l+1। इस टाइप से आप फॉर्मूलेज को जनरलाइज कर सकते हैं। अभी चलिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस। क्वेश्चन कह रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब उसने कहा कि n की वैल्यू तो 3 दे रहा हूं मैं आपको, एंड स्पिन क्वांटम नंबर ms की वैल्यू दे रहा हूं -12, ठीक है जी। किसी भी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई होंगे तो एक जाएगा +12 और एक जाएगा -12, मतलब अपोजिट स्पिन वाले होंगे। मतलब अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन +12 का होगा, एक इलेक्ट्रॉन -12 का। मतलब आप ये कह सकते हैं कि -12 अगर आपको निकालना है तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए आप? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, सिंपल, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जितने भी होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ms कितना, विद ms कितना -12, क्योंकि प्लस अगर हम इसको कर दें इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ms +12 तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि फॉर ए शेल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, अगर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कि उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं जनरल 2n²। मतलब अगर n की वैल्यू 1 की बात करूं तो ध्यान से समझिए कि एग्जांपल के साथ, अगर मैं n की वैल्यू सिंपल 1 की बात करूं तो l की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल है जो कि 0 है, मतलब
मतलब अगर किसी कोई भी आपको सिंपल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है NLX। यहाँ पे N होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L आपका सेकेंडरी क्वांटम नंबर, राइट, एंड X आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो गया 1, और L के लिए एक सिंबल डेजिनेशन देना है, इसका क्या है? L का 0 है तो S, तो 1S। ये कौन सा है? 1S। और L सिर्फ 0 ही पॉसिबल हो सकता है N1 के लिए। मतलब क्या 1P पॉसिबल है? नहीं है। क्या 1D पॉसिबल है? नहीं है। क्या 1F पॉसिबल है? नहीं है। तो ध्यान से समझिए, आपको पता है कि कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है और कौन सा नहीं है, वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू आपको बताइए, L की वैल्यू होती है 0 से लेके N-1। आप पुट कर लीजिए 1, तो ये सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 0। मतलब ये हो गया आपका 1s ऑर्बिटल। अगर 1s ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम एक ही, अगर आप ml निकाले तो वो भी कितना आएगा? एक ही वैल्यू। एक ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल मतलब ये, और एक ऑर्बिटल मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ 2n², तो ये कह रहा है n का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 2 × 1 का स्क्वायर, जो कि 1 ही रहेगा। मतलब कितना आ गया? 2। मतलब इसमें मैक्सिमम n = 1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर आप निकालना चाहें n = 4 के लिए, तो मैक्सिमम आ सकते हैं 2 × 4 का स्क्वायर, मतलब 4 4 16, 2 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं n = 4 के लिए। आप ट्राई कर सकते हैं इन योर नोटबुक, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो 4s L विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2n²। अगर आपकी n की वैल्यू 3 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर। 3 3 = 9, 2 = 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम उसके अंदर आ सकते हैं। आपको बताइए 18 में से हाफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे प्लस हाफ वाले, और हाफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे माइनस हाफ वाले। 18 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाले और 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके माइनस हाफ वाले। वहां से आप आंसर निकाल सकते हैं। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद ms आपका हो गया माइनस हाफ, जो कि होगा आपका 9, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं उसके अंदर ऑर्बिटल्स भी 9 होंगे। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो L की वैल्यू 0 हो सकती है, L की वैल्यू 1 हो सकती है, L की वैल्यू कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। 0 के लिए 2l + 1 मतलब एक ऑर्बिटल, 2l + 1 मतलब 3 ऑर्बिटल, 2l + 1 मतलब कितने ऑर्बिटल? 5, 5 3 8 और एक 9, ठीक है। इस टाइप से आप ये भी कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर n = 4, ठीक है। कुछ वैल्यूज दी हैं, n की वैल्यू 4, ठीक है। अगर पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, तो 2n² आप लगा देंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड ml दिया हुआ है मोड में, ठीक है, जो कि 1 है। मतलब ml की दो वैल्यूज, या तो -1 या फिर +1, दोनों, ठीक है। और ms दिया हुआ है अब की बार भी -12। इजी एकदम। ml और इंक्लूड कर दिया है, पहले ms था। आप इजीली ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू 4 पॉसिबल है। आपने एक चीज और देखा, अगर आपके n की वैल्यू जितनी होगी, मतलब नंबर ऑफ एक जनरलाइजेशन और बता देता हूँ, नंबर ऑफ पॉसिबल l वैल्यूज, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l, वो कितनी होंगी? हमेशा इक्वल टू n। देखो 4 वैल्यू है तो 4 वैल्यूज, अगर 5 होती तो 5 वैल्यूज पॉसिबल होंगी। ml मतलब मॉड के लिए तो +-1 हमें देखना है। ms का मतलब माइनस, अभी वैल्यूज गिवन है, दीज आर गिवन, ये गिवन हो गया। l हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अभी समझिए ध्यान से, अगर आपकी l की वैल्यू 0 है तो ml कितना हो गया? 0। अगर L की वैल्यू 1 है तो ml हो सकता है -1, 0 एंड +1। आपको मैंने बताया था कि L की वैल्यू जो होती है उसके अकॉर्डिंग ml वेरी करता है। मतलब ml जो रहेगा वो -L से लेके 0 से लेके +L तक चलेगा, ठीक है, इस टाइप से। तो ये हो सकता है 0 -1 0 एंड +1 एंड -2 -1 0 +1 एंड +2, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। सो हम आज कर रहे हैं अपकमिंग नीट एग्जाम्स के लिए 60 डेज का क्रैश कोर्स का डे 3 है आज हमारा, ठीक है। सो जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर रहे हैं, ओके। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी वैल्यूज आ रही है आपकी, जिनका मोड ml कितना है 1 और ms कितना है -12। टोटल कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 6। कितनी वैल्यूज आ रही है आपकी? 6, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि अगर मैं -1 0 एंड +1 को ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ कर लिया, सपोज करिए ये वैल्यू -1, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू +1, तो आप कहेंगे कि टोटल इसमें आ सकते हैं 1 और 2 1 और 2 1 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। बट उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया ms -12 है। अगर -12 मेंशन नहीं होता तो आप टोटल सभी इलेक्ट्रॉन्स को निकालते,
मतलब ये वाले दोनों और ये वाले दोनों, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। बट अभी मेंशन क्या है, तो टोटल हमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होगी +½ और 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होगी -½ आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर। सो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इस डेटा के अकॉर्डिंग होंगे। अभी मैं आपको जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा था वो था नोड्स। नोड्स का मतलब है जहां पे साई स्क्वायर क्या हो, मिनिमम। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स वो रहेगी मिनिमम। वो क्या रहेगी, मिनिमम। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक 2 वर्ड है हमारे पास, एक तो होता है ऑर्बिटल और एक क्या होता है, एक तो होता है ऑर्बिटल और एक क्या होता है नोड। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, ए स्टूडेंट, 2 ही काम है उसके, ये उसका मान लीजिए घर है, होम, और ये उसका स्कूल है, स्कूल। तो वो क्या करता है, मॉर्निंग में होम से कहाँ जाता है, स्कूल, और स्कूल से जैसे ऑफ हुआ वापस होम, फिर कहाँ गया, स्कूल, फिर कहाँ गया, होम। ये उसका डेली रूटीन है, यही रूटीन रहा। अभी हुआ क्या, किसी दिन उसे कोई काम आ गया मार्केट में, उसी दिन उसका कोई फ्रेंड आया बी, ठीक है। अब बी ने उसके ए के पेरेंट्स से पूछा कि ए से मिलना है, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, जो भी उसका, मान सपोज करिए उसकी जो टाइमिंग है वो घर आने की टाइमिंग है, ठीक है, स्कूल से ऑफ हो गया है, तो बी के जो ए के पेरेंट्स रहेंगे वो बी से कहेंगे कि अभी ए आपको घर से स्कूल के रास्ते में मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो घर आ रहा होगा, राइट। प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है कि वो घर आ रहा होगा, बट हो सकता है कि वो उसी सेम डे मार्केट चला गया स्कूल से डायरेक्ट, फिर घर आए, मतलब उसका पाथ चेंज हो गया। तो जो आपका ऑर्बिटल है, मैक्सिमम कहाँ पे दिख रहा है, मैक्सिमम हमें कहाँ दिख रहा है, ये ए मैक्सिमम मिल रहा है इस रास्ते में, बट हो सकता है वो इधर चला गया हो, तो इसे नोड बोल देंगे। मतलब जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मिनिमम हो जाए, हो सकता है ये मिनिमम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वाले रास्ते में दिखे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो हमें होम से स्कूल, स्कूल से होम, इस वाले रास्ते में दिखे, ठीक है। तो जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है उसे ऑर्बिटल बोल देते हैं, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मिनिमम होती है उसे हम नोड कह देते हैं, उसे हम क्या कह देते हैं, नोड। चलिए, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू 0 इज कॉल्ड नोडल सरफेस, उसे हम नोडल सरफेस कह देते हैं, और सिंपली आप क्या कह देते हैं, नोड्स, क्या कह देते हैं, नोड्स। नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब वैल्यू ऑफ एन, जो कि मेन शेल के बारे में बताती है, वो इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ नोड्स भी इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे वो रहेंगे n-1। और नोड्स 2 टाइप के हो सकते हैं, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स डिपेंड करेंगे l वैल्यू पर भी, मतलब n-l-1 आपके रेडियल नोड्स रहेंगे। सपोज आपको 4p के रेडियल नोड्स कैलकुलेट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू sp, l की वैल्यू 0 के लिए s, L की वैल्यू 1 के लिए P, तो आप क्या करेंगे, रेडियल और नोड्स के में अप्लाई करेंगे, N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 1 -1, ये आपका आज का 2, मतलब रेडियल नोड्स कितने हैं, 2। अगर एंगुलर नोड्स जो रहेगा सिंपल स्मॉल l, जो क्या रहेगा, स्मॉल l। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं, एंगुलर नोड कितने होंगे 4p में, तो एंगुलर नोड होंगे l की वैल्यू जो भी होगी वो आपके एंगुलर नोड होंगे। टोटल नोड्स की बात करूं तो सिंपल n की वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हो, 4 - 1 3 नोड्स होंगे टोटल, जिसमें से 2 आपके रेडियल नोड्स हैं और एक आपका एंगुलर नोड होगा, ठीक है, इस टाइप से। चलिए, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है, अब मैं कुछ आपसे डिस्कस कर लेता हूं एक बार इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले आप ये एक टेबुलर फॉर्म देख सकते हैं, जैसे कि मान आप देख सकते हैं जो हमारा ऑर्बिटल है वो 1s है, इधर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, जिसके लिए n की वैल्यू 0, ठीक है। अगर मेरी आपकी यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 1, n की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 1 नॉट 0, l की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 क्योंकि s है, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, l की वैल्यू 0, n की वैल्यू क्या है 2, n की वैल्यू क्या है 3, n की वैल्यू क्या है 3, p है तो 1, s है तो 0, p है तो 1, ठीक है। अगर आपको रेडियल नोड बनाना है, टोटल नोड्स कितने होंगे n-1। अगर रेडियल बताने हैं तो n-l-1, n मतलब कितना, n आपका 1, माइनस एल कितना 0, -1, तो ये रेडियल नोड कितने आए 0, एल की वैल्यू 0 तो एंगुलर नोड भी 0, तो टोटल नोड भी 0 क्योंकि 1 - 1 0। नेक्स्ट आते हैं 2s वाले पे, तो यहाँ पे अगर आपको रेडियल नोड बताने तो n की वैल्यू कितनी 2, माइनस एल की वैल्यू कितनी 0, -1 तो कितने आए 1। तो इस टाइप से आप इस टेबुलर फॉर्म को देख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे नीट एग्जाम्स के लिए, उससे पहले मैं आपको 1-2 इंपॉर्टेंट बातें और बता देता हूँ, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारा जो डायग्राम है ना, जो मैंने आपको बताया था क्या,
जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स बताए थे, राइट, ये वाले, इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप देखिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। जो हमारे साई और साई स्क्वायर का ग्राफ रहेगा वो कहाँ से चलेगा, मैक्सिमम से। कहाँ से चलेगा, मैक्सिमम से। किसके लिए, मैक्सिमम के लिए चलेगा आपका एस के लिए। एस जो ऑर्बिटल होंगे उनके लिए कहाँ से चलेगा, ये मैक्सिमम से। एस जो सब सेल रहेगी उनके लिए कहाँ से चलेगा, मैक्सिमम से। ठीक है, कहाँ से चलेगा, मैक्सिमम से एस के लिए। ठीक है, और अगर ये हो गया पी डी एफ तो कहाँ से चलेगा वो, अगर पी डी एफ हो गया तो आपको बताइए जो पी की शेप आपने देखी वो कैसी शेप होती है, इस टाइप से शेप होती है, डम्बल टाइप की शेप। डी की जो शेप होती है, एस की शेप स्फेरिकल, पी की शेप डम्बल और डी की शेप डबल डम्बल। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कॉर्नर्स पे ज़्यादा है, सेंटर पे कम है। सेंटर पे कम है, ये सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। लोब छोटी बड़ी नहीं देखनी है आपको भी, ठीक है, ये लोब सिमेट्रिकल है एकदम। ठीक है, ये सेंटर पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और कॉर्नर्स पे ज़्यादा है तो जो ग्राफ चलेगा वो कहाँ से चलेगा, ओरिजिन से मैक्सिमम की तरफ। कहाँ चलेगा, ओरिजिन से मैक्सिमम की तरफ, ओरिजिन से मैक्सिमम की तरफ, इस टाइप से। ठीक है, किसके लिए, पीडीएफ के लिए, पीडीएफ के लिए। अभी दो इंपॉर्टेंट ग्राफ देख लेते हैं। अगर आप साई और आर की बात करें तो मैंने आपको बताया एस के लिए जो ग्राफ आएगा वो मैक्सिमम से आएगा, मैक्सिमम से ग्राफ आएगा। अब यहाँ पे नोड 1s के लिए अभी आपने देखा n माइनस एल माइनस 1 ये होते हैं रेडियल नोड और एंगुलर नोड होते हैं एल। तो अगर एस है तो एन जो आपकी एल की वैल्यू वो तो जीरो, मतलब रेडियल नोड हो गए, एंगुलर नोड हो गए जीरो, और रेडियल नोड कितना हो गया 1 माइनस जीरो माइनस 1, वो भी कितना होगा जीरो। मतलब टोटल नोड्स अगर मैं निकालूं n माइनस 1 तो वो कितना है जीरो, मतलब यहाँ पे कोई नोड नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका 1s का ग्राफ हो गया, कोई नोड नहीं है। अगर आप 2s के लिए बात करें, 2s के लिए जहाँ पे n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, तो टोटल नोड n माइनस 1 होता है, मतलब 2 माइनस 1, मतलब यहाँ पर एक नोड है। और l की वैल्यू 0 तो एंगुलर नोड तो नहीं है, वो है रेडियल नोड। रेडियल नोड क्योंकि वो मैंने कैसे निकाला, n माइनस एल माइनस 1 करके, मतलब 2 माइनस जीरो माइनस 1 करके, मतलब 1 करके। ठीक है, और आप देख सकते हैं क्योंकि 2s है तो मैक्सिमम से शुरू होगा और आपको चलना है इस तरीके से, नोड देना है यहाँ पे और फिर आपका आगे की तरफ चलेगा ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने नोड है, 1 नोड। कितने नोड है, 1 नोड। बेस्ड ऑन मैक्स बॉर्न assumption psi square at a point gives the probability density of the electron at that particular point। उसकी probability density क्या है ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें हमेशा माइंड में रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। ये आपका नेक्स्ट ग्राफ हो गया। नेक्स्ट ग्राफ में क्या है, ये ग्राफ है आपका साई स्क्वायर। मैंने आपको बताया साई स्क्वायर हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, साई आपका नेगेटिव हो सकता है बट साई स्क्वायर ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा 1s और ये क्या हो गया हमारा 2s। तो 1s और 2s का ग्राफ देखो, 1s पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो पहले पॉजिटिव था, अब भी पॉजिटिव है। और 2s का भी आप देख सकते हो एक नोड आया। कितने नोड है, 1 नोड। यहाँ पे कितने नोड आए आपके, 1 नोड। तो 1s और 2s का ग्राफ आप इस तरीके से देख सकते हो। अगर मैं आपको कोई और ग्राफ एक्सप्लेन करना चाहूँ, मान लीजिए आपको ग्राफ समझना है कोई और, तो समझिए ध्यान से ग्राफ। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे ड्रॉ करना है किसका ग्राफ, 4p का ग्राफ, तो देखिए 4p का कैसे ड्रॉ करेंगे, इजी एकदम। देखिए मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है 4p का, और 4p का ग्राफ ड्रॉ करना है साई वर्सेस आर के लिए, साई वर्सेस आर के लिए। मतलब साई है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ग्राफ, दोनों पीक्स आ सकती हैं। ठीक है, पी है तो मैक्सिमम से शुरू नहीं होगा, कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से, मतलब 0,0 से। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा चला ग्राफ। अच्छा पहले इसके लिए नोड और निकाल लेते हैं। हमेशा जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। जो आपके नोड्स होंगे उनसे एक ज़्यादा हमेशा पीक बनेगी। मान लीजिए आपके टोटल नोड्स हो गए इसमें 3, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 1 कितना होता है 3। और अगर मैं एंगुलर नोड्स की बात करूँ an कितने हो जाएंगे l की वैल्यू कितनी 1। और अगर मैं आपकी बात करूँ रेडियल नोड्स की, रेडियल नोड्स होते हैं n माइनस एल माइनस 1। n कितना आपका, n आपका 4, l कितना आपका, l आपका 1 माइनस 1, तो ये कितने हो गए 2। तो 2 प्लस 1 टोटल नोट्स आए 3। तो 3 नोट्स बनाने हैं आपको, बना देते हैं 3 नोट्स। तो इस टाइप से आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे 3 नोट्स, देखिए मान लीजिए अगर आपको 3 नोट्स बनाने हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में चलेगा साई का ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका चला पॉजिटिव रीजन, ये नेगेटिव रीजन। ठीक है,
ये पॉजिटिव रीजन। अब देखिए ये नोड हो गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये तो सही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव रीजन, ये नेगेटिव रीजन, है पॉजिटिव। तो एक नोड, दो नोड, टोटल कितने नोड आ रहे हैं हमारे 4p के लिए? 4p के लिए हमारे जो नोड आएंगे वो टोटल आएंगे 3। तो 1 नोड, 2 नोड, और ये क्या हो गया हमारा 3 नोड। ये क्या हो गया 3 नोड। इसको आगे बढ़ा दीजिए। लास्ट वाला और इनिशियल पॉइंट काउंट नहीं करना है। तो टोटल कितने नोड्स हो गए यहाँ पे? 3 नोड्स। आपके कितने नोड्स हो गए टोटल? 3 नोड्स। इस टाइप से आप इस ग्राफ को बना सकते हैं, इस टाइप से आप इस ग्राफ को बना सकते हैं, ईजी एकदम। चलिए आप इस टाइप से ग्राफ्स को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मूव करेंगे हम क्वेश्चंस पे, जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर नीट एग्जाम, सो ध्यान से आपको समझना है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये सो क्वेश्चन, हम 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई करिए सभी। 4d 5p 5f 6p, ओके 4d 5p 5f और 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज डिक्रीजिंग एनर्जी। के लिए आपको अबव प्रिंसिपल या फिर आप n+l रूल लगा सकते हैं। n वैल्यू आपको पता होती है, l वैल्यू आपको पता होती है। आपको ये ध्यान रखना है जितनी लोअर n+l वैल्यू रहेगी उतनी लोअर एनर्जी। अगर मान लो n+l सेम हो जाता है तो जितनी लोअर वैल्यू ऑफ n रहेगी वो आपकी लोअर एनर्जी। सो जल्दी देख लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम n+l रूल। द लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, लोअर इज इट्स एनर्जी। इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम n+l वैल्यू, तो मैंने आपको बताया था लोअर वैल्यू ऑफ n हैज द लोअर एनर्जी। तो मैंने 6p के लिए n की वैल्यू 6 है और l की वैल्यू 1 है, तो 7 आ गई टोटल वैल्यू n+l की। यहाँ पे 5f के लिए n की वैल्यू 5 है और l की वैल्यू spdf, तो l की वैल्यू कितनी आई 3, मतलब l कितना आ गया 3, तो 8 आ गई। 4d के लिए कैलकुलेट किया n4 l2, तो 6 आ गई। 5p के लिए n5 और l हमारा 1, तो 6 वैल्यू आ गई। अब आपको बस इसको अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्या हो जाएगा, बस देख लीजिए किस कौन सी वैल्यू स्मॉल है, 6 स्मॉल है, बट 6 में भी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो 4d, ठीक है। तो आपका दैट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी विल बी, तो सबसे कम एनर्जी किसकी हो गई 4d की, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा 5p, उसके बाद 7 वाली देखो 6p, उसके बाद 8 वाली कौन है 5f, तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 आउट ऑफ 6 का आंसर है। आई होप यू आर क्लियर, दिस इज आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे मूव करेंगे। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, कौन सी रॉन्ग है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, ओके नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, ठीक है। और उसने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s के अंदर 1s2 हो गया, अपर और लोअर, ठीक है बिल्कुल, अपर और लोअर, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये अगर आपका कोई भी आप हाफ फिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऑर्बिटल्स का हाफ फिल्ड कर रहे हैं तो या तो वो सेम स्पिन में रहेंगे पहले, ठीक है, जब पेयरिंग स्टार्ट होगी तब वो अपोजिट स्पिन में जाएगा। तो ये अपर मतलब क्लॉकवाइज मान लेते हैं, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। An orbital is designated by 3 quantum numbers while an electron in an atom is designated by the 4 quantum numbers, ठीक है बिल्कुल। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। द वैल्यू ऑफ m4dz² इज 0। चलिए आंसर भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सबशेल डज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ दिस शेल्स आर सिंगल ऑक्यूपाइड, ठीक है, जब तक सिंगल ऑक्यूपाइड नहीं होंगे। ये है हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। कौन सा रूल है? हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल। Moreover, the singly orbitals must have the electrons with पैरेलल स्पिन, या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, मतलब एक तरीके की हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पे सभी ऑप्शंस जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी स्पिन या तो अपर वाली होनी चाहिए, ये देखो, या फिर लोअर वाली होनी चाहिए। दोनों ही करेक्ट हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अपर एक लोअर, ऐसा गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए, जो कि हमारा आंसर ठीक नहीं है, मतलब जो कि हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम विल बी, ऑर्डर ऑफ फिलिंग, ये उसी तरीके से देख सकते हैं आप n+l रूल से, बट यहाँ पे आता है अबाउ प्रिंसिपल, जो हमें बताता है कि लोअर एनर्जी वालों को फर्स्ट फिल करेंगे और हायर एनर्जी वाले को बाद में फिल करेंगे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल ऑफ एन एटम विल बी, ये हमें बताना है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। द सीक्वेंस ऑफ एनर्जी लेवल कैन बी रिमेंबर्ड बाय द सिस्टमेटिक डायग्राम। आपको मैं डायग्राम शो कर देता हूँ, ये देखिए, ये आपका 1s, फिर आप चलेंगे ऐसे इस टाइप से, ठीक है, 2s, फिर आप यहाँ से चलेंगे इधर 2p 3s, फिर यहाँ से चलेंगे इधर 3p 4s,
4s के बाद इधर से चलेंगे 3d 4p 5s एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑर्डर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा 4s 3d 4p 5s 4d। ये आप n प्लस एल वैल्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी लोअर वैल्यू रहेगी n प्लस एल वाली, वो लोअर एनर्जी वाला रहेगा, जल्दी फिल होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। 3/6 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4/6 डिस्कस करते हैं। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम, एटॉमिक नंबर दे रखा 37 इज। तो उसने बोला है n, l, ml और ms को आप ढंग से चेक कर लीजिए। ठीक है, हमने पहले लिखा उसका एटॉमिक नंबर 37, ये उसका सिंबल हो गया रुबीडियम 37, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है क्रिप्टन 36 5s1। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में उसने बात करी है, जो कि है 5s1 में। 5s1 के लिए n की वैल्यू आपको क्लियरली विजिबल है 5, आपको l की वैल्यू क्लियरली विजिबल है क्योंकि s है तो l की वैल्यू 0 होगी। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो मतलब एक ऑर्बिटल है 5s के अंदर, जिसके लिए ml आपका l के लिए सिर्फ पॉसिबल जो वैल्यू है वो सिर्फ एक ही है, जो कि 0, मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा। ठीक है, और उसमें आपका s जो हो सकता है, जो ms है, वो हो सकता है +½ और हो सकता है -½ किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, देखिए जरा, उन्होंने कहा है कि करेक्ट सेट बताना है। तो क्या क्या वैल्यूज आई है हमारी वैल्यूज आई हैं आपकी 500, जरा देख लेते हैं। 500 नहीं है, 500 नहीं है, 500 नहीं है, एक ही ऑप्शन मन कर रहा है 500, +1/2। तो हो सकता है अगर -1/2 गिवन हो तो वो भी ठीक हो जाएगा, तो +1/2 और -1/2 दोनों ही ठीक हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। क्वेश्चन नंबर 5/6, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो आपको n वैल्यू गिवन है कुछ 5 सेट में, l वैल्यूज गिवन है, ml गिवन है, ms गिवन है। आपको क्या करना है अभी, n गिवन है, l गिवन है, ml गिवन है, ms गिवन है। तो बस अब आपको ये चेक करना है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। उसने बोला जो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगर आपकी n की वैल्यू 3 है तो क्या l 0 हो सकता है? फर्स्ट सेट की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए जरा, देखिए अगर n की वैल्यू 3 है तो l 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ml 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। s +½ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर n 2 है तो क्या n और l बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यहीं पे कट कर देते हैं, आगे मूव करने की नीड ही नहीं है। अगर n 4 है तो l 3 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। l 3 है तो ml क्या हो सकता है, ml भी लिख सकते हो और ms भी लिख सकते हो। तो ml क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, बिल्कुल -3 -2 इस टाइप से चलेगा, हो सकता है, और -½ भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। n की वैल्यू 1 है तो l 0 हो सकता है, और ml आपका -1 हो सकता है क्या? अगर l 0 है तो ml भी 0 ही होगा, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये नहीं है पॉसिबल। ठीक है, अगर फिफ्थ में चेक करूं n 3 है तो l 2 हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, पर l 2 के लिए ml तो -2 से ही चलेगा ना, -2 -1 0 +1 +2 5 ही तो ऑर्बिटल से d में, तो 3 कैसे हो गया, ये भी नहीं पॉसिबल है। तो 1 और 3rd पॉसिबल है, 2nd 4th और 5th पॉसिबल नहीं है। फिर भी सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। द वैल्यूज ऑफ एल वेरी फ्रॉम 0 to n-1, मैंने आपको बताया। ml की जो वैल्यू वेरी करेगी वो वेरी करेगी -l से +l थ्रू 0। ठीक है, द वैल्यू ऑफ s +-½ कुछ भी हो सकता है, विच सिग्निफाइज द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर +½ है तो क्लॉकवाइज बोल देते हैं, -½ है तो एंटी क्लॉकवाइज बोल देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका आंसर। सो जो आप देख सकते हैं, द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर फॉलोइंग। ये देख सकते हैं आप, सेकंड में n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, ml की वैल्यू 1 हो सकती है, और s की वैल्यू -½ यहाँ पे 1 0 0 ये पॉसिबल्स हैं। ये क्या है, पॉसिबल। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाता है, इसमें जो फर्स्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सॉरी, फर्स्ट पॉसिबल है, 3rd पॉसिबल है, और आपका 2nd 4th एंड 5th पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2nd 4th एंड 5th पॉसिबल नहीं है। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। आप देख सकते हैं जो पॉसिबल नहीं, द करेक्ट सेट्स ऑफ द क्वांटम नंबर्स आर फॉलोइंग, जो कि क्या है, इस टाइप से होने चाहिए। ठीक है, 2nd 4th और 5th के लिए। तो मैंने आपको बताया ना, 2nd 4th और 5th पॉसिबल नहीं है, तो उसने नॉट पॉसिबल वाले पूछे। चलिए मूव करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6/6। फॉर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। कितना सिंपल है, आप सभी को पता है, हाईएस्ट एनर्जी का पूछा है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शंस। तो n, l, m और s। ठीक है, इनके लिए सभी के लिए लिख लीजिए, n + l कैलकुलेट कर लीजिए सभी के लिए, n + l।
ये हो गया 5, n प्लस एल बताइए जरा इसका, n प्लस एल ये हो गया आपका 4 + 2 6, n प्लस एल कितना हो गया 5 और n प्लस एल कितना हो गया 5, ठीक है। अब जिसकी लोअर एन वैल्यू हो उसकी लोअर एनर्जी, उसने पूछा हाईएस्ट एनर्जी तो एक ही तो आया 6 वाला, बाकी चेक करने की नीड क्या है। चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। आंसर बी आया ना, हमने क्या बताया था आंसर बी, देख ले। फॉर आपको सभी का n प्लस एल कैलकुलेट करना है, इसका 5 इसका 6 इसका 5 इसका 5 अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, ग्रेटर द n प्लस एल वैल्यू ग्रेटर द एनर्जी दैट इज 6, ग्रेटर द एनर्जी दैट इज 6। सो आपको हाई जितनी आपको क्या चेक करना है, जितनी वैल्यू n प्लस एल की ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी क्या रहेगी, अगर n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा रहेगी उतना ही आपका क्या रहेगा हाई एनर्जी रहेगी, n प्लस एल की वैल्यू जितनी कम रहेगी उतनी लोअर एनर्जी रहेगी, ठीक है। बस ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नीट एग्जाम एंड डे 3, ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ द सेशन, थैंक यू सो मच।